हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग 2023 का पेपर करेंगे, सीटेट का प्रीवियस ईयर 1 से 5 तक के। सीटीपी को करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, ज़्यादा इधर उधर बातें ना करेंगे। ये 20 अगस्त में हुआ था आपका पेपर, तो इधर को हम लोग इसको करेंगे 23 वाले को। ठीक, तो चलिए हम लोग आज करेंगे सीडीपी को। सीडीपी कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए। अब 23 वाला में किस तरह क्वेश्चन बना था, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार देश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मूर्त पुरस्कार, और सी कह रहा है कि सहकर्मी सहयोग, और डी कह रहा है कि सामाजिक अलगाव। इसमें अगर देखा जाए तो आपके सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा ये सी, आपका राइट हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। थोड़ा सा यहाँ समझते चलेंगे एक्सप्लेन को भी। लेव वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों के साथ काम करने से कक्षा में सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद मिलती है, जैसे दूसरों के साथ काम करना, सहयोग करना, सुनना और नेतृत्व करना। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है, कह रहे कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। अब देखिए, दोनों बाइलिंगुअल दिया है, आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन ए कह रहे कि परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, और बी कह रहे कि पारगमनात्मक और जीववाद चिंतन। इसमें आपका सी राइट हो जाएगा, जीववाद। ठीक, इसमें आपका राइट हो जाएगा जीववाद। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन को देखेंगे। तो इसमें देखिए आपका, जब 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच जीववादी चिंतन की विशेषता है। जीववादी चिंतन इस दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है जो निर्जीव वस्तु में भी जीवित प्राणी हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहे कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य है। ठीक, आंतरिक वाक्य क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर पे चलेंगे। कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से, कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए, कह रहे कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। फिर इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स फिलोसफर हैज डेस टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एंड ए सिक्युलेटर हैज मोर डेस टाइप ऑफ इंटेलिजेंट। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डेस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डेस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका डी राइट हो जाएगा, अंतः व्यक्ति दिक स्थान, इंट्रापर्सनल। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो डी आपका राइट हो जाएगा। फिर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि यामी बहुगामी और इसमें कई पहलू निहित या शामिल होते हैं, इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, कर एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। कह रहे कि इनके अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंततः व्यक्तिक और मूर्तिकार के पास दिक स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ठीक, चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अब हम लोग स्पीड से करेंगे क्वेश्चन। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। कह रहे कि मैं परीक्षा में फेल हो गया
क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आंतरिक क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं एक्सप्लेन को। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यह विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, क्योंकि आंतरिक आरोपण में व्यक्ति अपनी सफलता या विफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर का है कि एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कह रहे कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। चलिए समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन को। कह रहे कक्षा की शुरुआती में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ चलिए यहाँ पे बदली है। ठीक, एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रश्न मुक्त अंक या खुले वाले प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जिनके उत्तर हाँ या ना पर आधारित ना होकर के मुक्त या स्वतंत्र होते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर देते हैं, जो भिन्न अलग अलग होते हैं। उम्मीद होगी आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग के लिए। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प को चयन कीजिए। अब देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये यहाँ चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ कह रहा है कि कारण कह रहा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के बारे में कह रहे कि एक लड़के के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें कौन सा अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। आपका सी राइट हो जाएगा। सी आप राइट करें। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा ए सही उसकी व्याख्या करता है। चलिए समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। आर की व्याख्या करता है, सी को समझते चलेंगे। कह रहे कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। अतः विकल्प सी, ए और आर दोनों सही है और ए आर जो ए की व्याख्या सही करता है। ठीक, उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए यहाँ भी आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसको चलिए आगे देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। कथन कह रहा है, देखिए अभी कथन कह रहा है कि शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और कारण कह रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने के विकास का एक प्रमुख घटक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सी आपका राइट है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहे देखिए यहाँ एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए बता रहा है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसमें क्या है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कराए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। कह रहे कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरह, एक्सप्लेन को भी देखेंगे। यहाँ बता रहे देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास के ये मौलिक और वाइगोत्स्की का सिद्धांत संस्कृति विशिष्ट उपकरण भाषा और विचार पर निर्भर है और समीपस्थ विकास के क्षेत्र जैसी अवधारणाएं से मुक्त है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कराएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कराएं कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो आपका डी राइट हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। करेक्ट, लॉरेंस कोहल वर्ग ने एक अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। इसमें 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। अभिविन्यास कोहल वर्ग के पारंपरिक चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से आप लोग को उनके 3 स्तर और 6 चरण भी आपको अच्छे से पता चल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 करा है। देखिए 11 पर ध्यान देंगे हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। अगर देखा जाए तो इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। कह रहे कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। आपका ए राइट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ देखिए एक इसको समझते चलेंगे। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना एक प्रभावी तरीका है। इसके द्वारा बालक अपनी कल्पना, रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच कौशल और तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबिन के महत्व पर। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। यहाँ देखिए बता रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ है कि अनुभव या अवलोकन पर आधारित या शामिल अधिगम है। यह इस विचार पर आधारित है कि लोग स्वयं चीजों का अनुभव करके और उन अनुभव पर विचार करके सबसे अच्छा सीखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के लिए अधिक प्रभावी तरीके के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन कौशल, समस्या समाधान कौशल और आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। कह कि उपयुक्त में से आपका जो है अनुभवात्मक अधिगम के इस संदर्भ में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी आपका कथन और कारण का है। इसको देखते चलेंगे। देखिए कथन कह रहा है, अभी कथन कह रहा है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सही है, क्योंकि कह रहे सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए आपका ये सी राइट हो जाएगा, यानी बॉथ, यानी दोनों सही है। सी देखिए राइट हो जाएगा। इस तरीके का कथन और कारण जब क्वेश्चन आते हैं तो कथन को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि लगाने के बाद आप आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ठीक, ऑप्शन अगर देखे ये आपका निगेटिव है तो ये राइट है, गैर प्रासंगिकरण। अब थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। संगठन, वर्गीकरण तथा वैचारिकता प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान देते हैं, बल्कि जबकि गैर प्रासंगिकरण का इसमें कोई योगदान नहीं है। करें कि प्रक्रिया अधिगम द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है जो कि व्यक्ति में पहले से मौजूद होती है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन को देखेंगे तो हमारा अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, यानी स्थूल गति।
ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इधर आते हैं हम लोग, चलिए आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए सी को हम एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट समझ कह रहे कि स्थूल गति कौशल क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। कह रहे ये वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैर या पूरे शरीर के जरिए करते हैं, जैसे तैरना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना तथा कूदना आदि ग्रास मोटर स्थूल गति कौशल के उदाहरण। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भौतिक भौतिक वृद्धि और विकास विकास के देश सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक, ऑप्शन आपके देखा जाए तो सी राइट हो जाएगा। कह रहे कि शीर्षगामी अवरोध, कह रहे समीपस्थ आंतरिक से बाहर। अब थोड़ा समझते चलेंगे इसको अच्छे तरीके से, इसको देखते हैं हम लोग। कह रहे भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर सिद्धांतों का पालन करते हैं। शीर्षगामी यानी आरोही मस्तकाधुमुखी विकास क्रम का अर्थ है सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, सिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर के क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। इसी प्रकार समीपस्थ यानी निकट से दूर से नियम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना या नियंत्रण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि देश और सोच देश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि देश और सोच देश। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो आपके सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब थोड़ा समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक देश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो अगर देखे जाए तो आपका सी राइट हो जाएगा, केंद्रीयन। चलिए समझते चलेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ बता रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे देखिए कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अगर देखे जाए तो आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग, एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से। डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ तो समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहे कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। बच्चों को अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना तथा प्रत्येक छात्र को अध्ययन में उसकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना आदि। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 20 कह रहा है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आंसर इसका। अगर देखा जाए तो इसमें ए आपके राइट हो जाएगा। चलिए अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कह रहा है कि 7 वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। यह प्रवृत्ति बालक में पाई जाने वाली जिज्ञासा, अभिरुचि तथा नवीनता के प्रति उनके आकर्षण के कारण होती है। बालकों के पठन की अभिरुचि के विषयों को प्रोत्साहन
देकर उनमें पठन कौशल का विकास किया जा सकता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, कह रहे कि नारीवादी दृष्टिकोण से, कह रहे कि कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। उनका मानना था कि कोहल वर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। नैतिक विकास पर गिलिगन का शोध इस बात पर केंद्रित है कि समाज अंतः क्रियाओं और संबंधों से महिलाओं की नैतिकता कैसे प्रभावित होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 22 कह रहा है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की देश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की देश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। अगर देखे जाए तो आपके सी राइट हो जाएंगे। प्राथमिक और माध्यमिक थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक यानी सेकेंडरी वाली इंपोर्टेंट होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया किससे है थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 तो अगर देखा जाए तो आपके राइट हो जाएगा डी आपके राइट हो जाएंगे आंसर। कह रहे इसमें लिखा है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषताओं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाइयां होती है। डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकारी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो अगर देखे जाए इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। त्वरण, कह रहे कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो इसे त्वरण कहलाता है। यह कक्षा छोड़कर उन्नत पाठ्यक्रम लेकर या तेज गति से पाठ्यक्रम पूर्ण करके आसानी से किया जा सकता है। मतलब ये जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको पाठ कंप्लीट करना जो हम स्पीड भी पकड़ सकते हैं, आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है। 25 कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। इसमें आपका राइट हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। कह रहे कि स्वालीनता वाले विद्यार्थियों को सामाजिक संचार और बातचीत और प्रतिबंधित या बार बार दोहराव वाले व्यवहार या रुचियों में प्राय समस्याएं होती हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कराए। 26 देखिए करेक्ट कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करें। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से। देखिए दिया है यहाँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से। तो आपका देखा जाए तो सी राइट हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। ठीक, अब थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन को देखेंगे तो पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ में। कह रहे हैं कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें तथा विविधता को एक अवसर के रूप में देखें, ना कि बाधा के रूप में। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कराए। 27 कराए कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो आपके बी राइट हो जाएगा। कह रहे इसमें कह रहे कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विविध अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को विविध
कर विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 करा है, कथन कारण वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ दिया अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। अभी कथन कर रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। यही बात है। कारण कह रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं, यानी सीखते और समृद्ध करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं अच्छे तरीके से, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी में क्या दिया देखिए, कह रहे कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर ए की क्या करे सही व्याख्या करता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि 29 कह रहे कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आपका ए राइट हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। कह रहे कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य बालकों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। शिक्षक को नए अवधारणाओं और सामग्री को पेश करने के बाद छात्रों को वह सीखने की आजादी देनी चाहिए जो वे सीखना चाहते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। करें कि यह तरीका निश्चित रूप से छात्रों में समालोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आखिरी क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि क्वेश्चन नंबर 30 करा है क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, चलिए यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए आपका आंसर हो जाएगा, आपका राइट होगा बी राइट हो जाएगा। चलिए करें कि बी। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, करें कि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का उपयोग निगमनात्मक विधि में किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम नियम दिए जाते हैं और फिर छात्रों को अधिक समस्याओं को हल करने के लिए इन नियमों को लागू करने के लिए कहा जाता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आपका 2023 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसी का CDP का कंप्लीट हो गया। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। और प्रीवियस से देखिए आपको ये पता चलता है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने। एक्सप्लेन को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और इस समय कम है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हमें याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।